जय हिंद दोस्तों, आप सभी का की शो क्लास में स्वागत है। ये मध्यकालीन भारत के इतिहास जो घटना चक्र चल रहा है उसमें हम लोग देख रहे थे दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 9 जो कि साहित्य से रिलेटेड है। यानी दिल्ली सल्तनत में जो साहित्य से अब तक के PYQ क्वेश्चन बने हैं वो, और साथ ही साथ साहित्य से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्सों को कवर करेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्या है, अबू हसन यामनुद्दीन खुसरो। अबुल हसन यामनुद्दीन खुसरो, जिसे प्राय अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता था। और अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में, जो कि अगर हिजरत सन देखा जाए तो 651 ईस्वी में हिजरत में जो है उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज, जो कि काशीराम नगर के नाम से प्रसिद्ध है, जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तूतीय हिंद किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। वह 8 वर्ष की आयु में ही कविता रचने लगा था। ऐतिहासिक विषय को लेकर उसकी पहली जो है मसनवी किरान उस सादेन जो है अर्थात सादेन है। और इसकी अन्य रचनाओं में अगर देखा जाए तो मिफ्ताह उल फुतूह, तारीख ये दिल्ली, और खजाइन उल फुतूह अर्थात तारीख अलाई, आशिका, नुहू, शिपहर तथा तुगलकनामा प्रमुख हैं। तुगलकनामा अमीर खुसरो की अंतिम और ऐतिहासिक मसनवी है। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। अमीर खुसरो स्वयं कहता था कि मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के जो प्रारंभिक रूप के अभिकर्ता थे वो अमीर खुसरो ही थे। नई फारसी काव्य शैली, शवकी हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उसका कहना था कि न लफ्ज़े हिंदी वस्त अस फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। संगीत यंत्रों में तबला की अगर बात करें या सितार की बात करें का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। तो किस किस चीज का, तबला और सितार का प्रचलन अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया था। साथ ही साथ भारत में फारसी साहित्य का जो विकास है वो मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यहाँ उसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया। और तबकात ये नासरी कई बार पूछा गया है, और मिनहाज उस सिराज, तो तबकात ये नासरी, मिनहाज उस सिराज, ये दोनों ग्रंथों को पूछा गया है का ग्रंथ है जो सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित किया गया है। और शम्स ये सिराज अर्थात अफीम तथा जियाउद्दीन बर्नी ने एक ही नाम से अलग अलग किताब जो है तारीख फिरोज शाही, तो तारीख फिरोज शाही की रचना की थी। ताजुल मासिर ये भी पूछा गया कई बार, को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा था। और याहिया बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख मुबारक शाही लिखी, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। शम्स ए सिराज, अफीम तथा जियाउद्दीन बर्नी ने अलग अलग तारीख ए फिरोज शाही की, तथा ख्वाजा अबू मलिक ये जो है इसामी ने फुतूह उस सलातीन की रचना की। वहीं बात करते हैं राणा कुंभा। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का पोषक था। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतुहात ये फिरोज शाही ये फिरोज तुगलक का जो है संस्मरण है के नाम से लिखा गया। और तुगलक वंशीय जो है शासक था फिरोज शाह तुगलक। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किताब उल हिंद, बहुत बार पूछा गया है किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था, तो किताब उल हिंद रचना के जो प्रसिद्ध लेखक थे उनका नाम था अल बरूनी, अर्थात राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर का सी विकल्प सही है, अल बरूनी। किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी, जो कि अरब से आने वाले यात्रियों में अल बरूनी प्रमुख था। उसका वास्तविक नाम अबू रेहान था। और इसकी महत्वपूर्ण जो कृति थी वो तहकीक हिंद अथवा किताबुल हिंद से तत्कालीन भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर विशेष विवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो एटा जिले में हुआ था, अर्थात राइट ऑप्शन सेकंड का जो है सी विकल्प सही है, एटा। अबू हसन
यामुनुद्दीन खुसरो, जिसे प्राय अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज अर्थात काशीराम नगर जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूती-ए-हिंद कहा था। तो तूती-ए-हिंद स्वयं को किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। आगे जो अगला क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि तूती-ए-हिंद अर्थात अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? पटियाली में। अर्थात राइट ऑप्शन 3 नंबर का सी विकल्प सही है, पटियाली। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था अमीर खुसरो ने। राइट ऑप्शन 4 नंबर का सी विकल्प सही है, अमीर खुसरो। अगला 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो ये निभाई थी खड़ी बोली। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो अमीर खुसरो खड़ी बोली के जन्मदाता भी थे और इसमें महत्वपूर्ण जो है भूमिका अमीर खुसरो ने निभाई थी। इसमें लिखा हुआ है कि खुसरो ने विभिन्न भारतीय बोलचाल की भाषा को सीखा, विशेषतः हिंदी, जिससे वो सर्वाधिक प्रेम करता था। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। वह स्वयं कहता था कि मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। उसने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो दिल्ली के 7 सुल्तानों का जो शासनकाल देखा था वो अमीर जो है, इसमें स्टार लगा हुआ है, लिखा हुआ है अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया। तो इसमें चूंकि 2 ऑप्शन सही हैं, एक तो अमीर खुसरो भी है, दूसरा शेख निजामुद्दीन औलिया। ये 2 ऐसे सुल्तान थे, 2 ऐसे जो है कवि थे कह लीजिए, जिन्होंने 7 सुल्तानों का जो है शासनकाल देखा था। तो इसमें राइट ऑप्शन कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल आप अमीर खुसरो भी लगा सकते हैं या शेख निजामुद्दीन औलिया भी लगा सकते हैं। इसमें कह रहा है अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों ने ही 7 या इससे अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रसिद्ध कवि और अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबद्ध था? तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जो थे, यह गयासुद्दीन बलबन बादशाह के दरबार से संबंधित थे। तो राइट ऑप्शन 7 नंबर का बी विकल्प सही है, गयासुद्दीन तुगलक। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जो थे ये गयासुद्दीन बलबन के दरबार से संबंधित थे। अमीर खुसरो ने प्रारंभ में बलबन के सबसे बड़े पुत्र महमूद की सेवा में रहा। मंगोलों के साथ एक मुकाबले में महमूद मारा गया। मंगोलों ने अमीर खुसरो को बंदी बना लिया, किंतु किसी तरह वह जेल से भागने में सफल रहा और बलबन के राज दरबार से संबद्ध हो गया। अमीर खुसरो बलबन कैकोबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतर्गत रहा। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की सत्ता संभालने के वर्ष में ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य भी था। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका शिष्य था जो है सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जो है दरबार में रहे। किसके दरबार में रहे? ये अलाउद्दीन, चारों में देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। राइट ऑप्शन 8 नंबर का ए विकल्प सही है। जो प्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो जो दरबारी कवि था वो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। राइट ऑप्शन 9 नंबर का भी विकल्प सही है, अलाउद्दीन खिलजी। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अमीर खुसरो संबंधित थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से, यानी शासनकाल से संबंधित थे। तो राइट ऑप्शन 10 का ए विकल्प सही है, अलाउद्दीन खिलजी। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो एक क्या थे? तो ये एक कवि भी थे अमीर खुसरो, एक इतिहासकार भी थे और एक संगीतज्ञ भी थे। अर्थात अमीर खुसरो कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ तीनों थे। तो राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही होगा, 11 का डी विकल्प सही, ये तीनों। खड़ी बोली हिंदी के प्रवर्तकों में से एक अमीर खुसरो, एक कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ तीनों थे। उन्हें तोते-ए-हिंद का उपनाम दिया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो हिंदुस्तानी शैली के जो जन्मदाता थे वो अमीर खुसरो जी थे। राइट ऑप्शन 12 का डी विकल्प सही है, अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली का जनक कह लीजिए
अमीर खुसरो को माना जाता है, और नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उसका कहना था, ना लफ्ज़े हिंदी वस्त अज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। तो हिंदी खड़ी बोली का जो जनक माना जाता है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। राइट ऑप्शन 13 का ए विकल्प सही है, अमीर खुसरो। 13 नंबर के बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का जो विद्वान था वो कौन था। तो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का जो विद्वान था वो अमीर खुसरो था। राइट ऑप्शन 14 का सी विकल्प सही है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हिंदी एवं फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। जियाउद्दीन सज्जादी के अनुसार फारसी भाषा तथा साहित्य के भारत में विकास तथा उसके कारण दो देश के मध्य निकट संबंध स्थापित होने का उल्लेख तब तक पूरा नहीं होता है जब तक अमीर खुसरो का उल्लेख न हो, जो निश्चित रूप से इस अद्भुत घटना का मुख्य पात्र था। अमीर खुसरो स्वयं कहता था, मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। तो भारतीय पर्यावरण को जो चित्रित किया था वो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन 15 का ए विकल्प सही है, अमीर खुसरो। तो कह रहा प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नई फारसी काव्य शैली शवा के हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तूती ये हिंद अथवा हिंदुस्तान का तोता कहते थे। अमीर खुसरो की रचनाओं का महत्वपूर्ण तत्व भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं का आविष्कार था। और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन कारण पर आधारित है। कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ये नौरंग इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा लिखा गया था। दूसरा है भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के जो आरंभकर्ता थे वो अमीर खुसरो थे। अब इसमें बताना है कि कथन ए सही है या कथन दो से, यानी एक सही है या दो सही है या दोनों सही है। तो इसमें दोनों कथन सही है, अर्थात दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। तो राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही होगा। और इसमें कह रहा है कि बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी गीत संग्रहण अर्थात किताब ये नौरस की रचना की। उसने नौरसपुर नगर की स्थापना भी की थी तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के जो है आरंभकर्ता वो अमीर खुसरो ही थे। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तबकात ये नासरी का लेखक कौन था। तो तबकात ये नासरी के जो लेखक थे वो मिनहाज उस सिराज थे। राइट ऑप्शन 17 का सी विकल्प सही है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आरओ और पीसीएस में। तबकात ये नासरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। H.G. रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ध्यातव्य है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार हैं जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया था। और क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो फतवा ये जहादारी, दूसरा है पृथ्वीराज राजसो, तीसरा है किताबुल हिंद, चौथा है तबकात नासरी। अब इनको कालक्रम के अनुसार कोर्ट में सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सबसे पहले अगर इन चारों में देखा जाए तो किताबुल हिंद लिखी गई, उसके बाद लिखी गई आपकी पृथ्वीराज राजसो, और उसके बाद जो लिखी गई वो तबकात नासरी लिखी गई, और फिर फतवा जहादारी जो है लिखी गई। तो इस हिसाब से जो इसका राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है, 3, 2, 4, 1। आगे कह रहा कि फतवा जहादारी पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बरनी हैं। पृथ्वीराज राजसो के लेखक जो है चंद्रवरदाई हैं। किताब उल हिंद की रचना जो है अलबरूनी ने की थी, तथा तबकात नासरी ये मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो उसने सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित किया था। अतः इनका सही कालक्रम यही है कि किताब उल हिंद, पृथ्वीराज राजसो, तबकात नासरी और फतवा जहादारी। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तान ने संरक्षण प्रदान किया था। तो दिल्ली सुल्तान ने जो संरक्षण प्रदान किया था वो फारसी भाषा को किया था। राइट ऑप्शन 1 है इसका सी विकल्प सही है, फारसी। अर्थात भारत में फारसी साहित्य का जो विकास है वह मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यहाँ इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को जो है राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि अपभ्रंश, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। ये होता था कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं की आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए, अर्थात राइट ऑप्शन बी इसका सी विकल्प सही है। अपभ्रंश शब्द का जो प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था वो कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए होता था। तो 20 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। और इसमें कह रहा है कि लोक प्रयोग में संस्कृत के विभिन्न रूपों को पतंजल ने अपभ्रंश कहा है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए मध्ययुगीन संस्कृत ग्रंथों में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होता था। विद्वानों का मत है कि उत्तरी भारत की विभिन्न हिंदी बोलियों तथा कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, नेपाली, शौरसेनी तथा मराठी आदि भाषाओं का विकास अपभ्रंश से ही हुआ है। और नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो कि कोड पर आधारित है। कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट एक तरफ दिया है, सूची सेकंड एक तरफ दिया हुआ है। सूची फर्स्ट में जो लेखक हैं और सूची सेकंड में उनसे संबंधित जो है ग्रंथ दिया हुआ है। तो इसमें देखते हैं, कह रहा है कि जियाउद्दीन बर्नी, जो जियाउद्दीन बर्नी है इन्होंने तारीख फिरोज शाही लिखा, तो ए का हो गया 3। दूसरा है हसन निजामी, हसन निजामी ने लिखा है ताजुल मासिर, ताजुल मासिर की रचना हसन निजामी के द्वारा की गई, तो बी का हो गया 4। और मिनहाज उस सिराज जो सी है इन्होंने लिखा है तबकात ये नासरी, तो तबकात ये नासरी की रचना मिनहाज उस सिराज ने की। और याहिया बिन अहमद, याहिया बिन अहमद की रचना जो है तारीख मुबारक शाही के द्वारा की गई है, तो इस डी का हो गया फर्स्ट। अर्थात इस तरीके से देखा जाए तो 3 4 2 1 यानी राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही है। 3 4 1 2 और 1। उसके बाद इसमें कह रहा है कि जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी में तारीख फिरोज शाही की रचना की, जिसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण माना गया। इलियट और डाउसन ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। ताजुल मासिर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा था। वह खुरासान स्थित निशापुर का निवासी था। यह ग्रंथ उसने तुर्की भाषा में लिखा था। साथ ही साथ याहिया बिन अहमद ने जो है सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख मुबारक शाही लिखी, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। मिनहाज व सिराज ने तबकात ए नासरी की रचना की थी। और 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट में जो है एक तरफ जो है लेखक दिए हुए हैं और सूची सेकंड में उससे जो है सूची फर्स्ट में ग्रंथ दिए हुए हैं और सूची सेकंड में उससे रिलेटेड लेखक दिए हुए हैं। जैसे ताजुल मासिर, ताजुल मासिर को किसने लिखा? ये लिखा था हसन निजामी ने, तो ए का हो गया 2। और खजाइन उल फतूह, फतूह की जो रचना है ये रचना की थी जो है ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है, तो बी का हो गया 3। और तारीख मुबारक शाही, तारीख मुबारक शाही की रचना याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखा गया। और फतवा ये जहांदारी जो है ये लिखा गया जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, तो डी का हो गया फर्स्ट। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 3 4 1 अर्थात राइट ऑप्शन इसका ए विकल्प सही है। 2 3 4 1। 22 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि ताजुल मासिर की रचना हसन निजामी ने, खजाइन उल फतूह की रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई, तारीख मुबारक शाही की रचना जो है याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने की थी, और फतवा ये जहांदारी की रचना जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तारीख फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? तो तारीख फिरोज शाही के जो रचनाकार हैं वो हैं शम्स सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी, यानी ये दोनों लोग हैं। फिलहाल आपको राइट ऑप्शन कोई एक लगाना है, चाहे आप ये लगाइए या भी लगाइए। तारीख फिरोज शाही और शम्स सिराज ये अफीम और जियाउद्दीन बर्नी दोनों सल्तनत कालीन इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प बी माना था, तो ये ध्यान रखिएगा। 23 नंबर के बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये भी जो है कोड पर आधारित है। कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना। सूची फर्स्ट में जो है दिया हुआ है ग्रंथ या पुस्तकें और सूची सेकंड में उससे रिलेटेड लेखक दिया हुआ है। तो अब इसमें ये देखना है कि सरहिंदे तारीख हिंद किसकी रचना है? तो जो तारीख हिंद जो रचना है ये तारीख हिंद को लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया? अल बरूनी के द्वारा, तो तारीख हिंद यानी ए का हो गया 3। और दूसरा रेहला अगर देखते हैं, रेहला लिखा था इब्न बतूता ने, तो सी का हो गया फर्स्ट, सी का हो गया जो है फर्स्ट, रेहला इब्न बतूता। और अगला क्या है? तारीखी दिल्ली, तारीखी दिल्ली लिखा है किसने? जो है तारीखी दिल्ली बी
ये इसमें गड़बड़ी हो रही है। इसमें कह रहा है कि तारीख हिंद जो रचना है ये रचना है अलबरूनी की, और दूसरा जो है अलबरूनी की नहीं है, तारीख हिंद जो रचना है ये है किसकी रचना है, इसमें जो है दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन दे रखा है सी, तारीख हिंद अलबरूनी दिया है, रेहला इब्न बतूता दिया है, तो अलबरूनी इसने लिखा, अर्थात तारीख हिंद जो है ये रचना है अलबरूनी की। ए का हो गया 3, तो ए का 3 किसमें आ रहा है, ये तो गलत है क्वेश्चन, सी नहीं सही हो सकता, ए का 3 होगा। अर्थात ये देखते हैं, देखिए तारीख हिंद की जो रचना है वो अलबरूनी की है, ठीक, और रेहला लिखा है इब्न बतूता ने, ये भी सही है। तो ए का हो गया 3 और सी का हो गया 1। अब ए का 3 और सी का 1, अर्थात ये सी विकल्प में सही है। 3 4 1 और 2 इसमें देखते हैं। और आगे की जो है बी यानी तारीखी दिल्ली किसने लिखा है, तो तारीखी जो दिल्ली लिखा है वो लिखा है खुसरो के द्वारा, और रेहला इब्न बतूता हो ही गया। अब बचा तबकाते नासरी, ये लिखा है मिनहाजुस सिराज ने, तो इस हिसाब से सी विकल्प इसका सही है। 3 4 1 और 2। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तबकाते नासरी अलबरूनी की रचना है, और तारीखी ए दिल्ली खुसरो ने लिखा है, रेहला इब्न बतूता ने लिखा है, और तबकाते नासरी मिनहाजुस सिराज ने लिखा है। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कृतियों में उनके लेखक से सुमेलित करके सही कोट से सही उत्तर का जो है चुनाव करना है। तो इसमें ये देखना है कि हकाइक ए हिंदी और तहजीबुल अखलाक, कुंजुल तिजार और जामिल हिकायत, ये रचना किसके द्वारा की गई है, तो इसमें जो है हकाइक ए हिंदी जो है ये लिखा है अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने, तो ए का हो गया 3, और दूसरा है तहजीबुल अखलाक ने जो है ये लिखा है इब्न मिस्काविया, और कुंजुल तिजार ने लिखा है, कुंजुल तिजार की जो रचना है वो बैलक अल कबाया की, और जमाविल हिकायत ने लिखा है, ये रचना इनकी है सिदरुद्दीन मोहम्मद औफी। अर्थात इस हिसाब से देखा जाए तो राइट ऑप्शन इसका ये विकल्प सही है, 3 1 4 और 2। और 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है जिसका संकलन किया गया था, तो ये संकलन अमीर हसन सिजजी ने जो है किया था। राइट ऑप्शन 26 का ए विकल्प सही है, अमीर हसन अल सिजजी फवाद उल फवाद नामक पुस्तक के लेखक हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम जो है गान वादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है, और ये माना जाता है सितार को। 27 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है, सितार। अर्थात सितार संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गान वादों का जो है सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। भारतीय संगीत ने मुस्लिम समाज को संगीत में गहरी रुचि के लिए प्रेरित किया है। फलस्वरूप सुल्तान काल में अमीर खुसरो जैसे महान संगीतक हुए। अमीर खुसरो ने ईरानी तंबूरे एवं भारतीय वीणा को मिलाकर सितार का आविष्कार किया। उसने कुछ भारतीय और पार्सियन यानी ईरानी रागों का सुंदर मिश्रण किया, और कुछ नवीन राग शैली जैसे ईमान, जिल्फ तथा साजगरी आदि को जन्म दिया। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संगीत यंत्र तबला का जो प्रचलन है वो किया था, तो तबला का प्रचलन अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। 28 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। वह ऐसा प्रथम लेखक था जिसने हिंदी शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग किया। संगीत यंत्रों में तबला सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। और इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है, तो राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के जो लेखक के रूप में जाना जाता है और वो जाना जाता है राणा कुंभा को। अर्थात 29 का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है, राणा कुंभा। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का भी पोषक था। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर चित्तौड़ में विजय स्तंभ यानी कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, और ये इसने शासन किया 1440 से 1448 तक। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा
संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया था। और 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। एक तरफ नाम दिया हुआ है, एक तरफ ग्रंथ और संगीत दिया हुआ है। जैसे पंडित युग्म सुमेलित है, ये आपको बताना है कि कौन सा जो है सुमेलित है। तो ये जो सुमेलित है वो आपका देखना है कि पंडित भाव भट्ट ये संगीत राज से रिलेटेड है, गलत है। उस्ताद चांद खां ये राग चंद्र का, ये भी गलत है। तीसरा इसमें सही है पुंडरीक जो विट्ठल है ये रागमाला से रिलेटेड है। तो 30 नंबर का जो सही सुमेलित है वो सी विकल्प सही सुमेलित है। पुंडरीक विट्ठल ने संगीत ग्रंथ रागमाला की रचना की थी, जबकि संगीत राज नामक संगीत ग्रंथ की रचना राणा कुंभा ने और राग चंद्रिका की रचना द्वारकानाथ भट्ट ने तथा कल्प द्रुम की जो रचना है वो कृष्णानंद व्यास ने की थी। हालांकि काशीनाथ शास्त्री जो है अप्पा तुलसी ने भी राग चंद्रिका की रचना की थी। और 31 नंबर क्वेश्चन जो कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। इसमें कह रहा सूची फर्स्ट में ग्रंथ दिया है, सूची सेकंड में रचयिता दिया है। जैसे रागमाला की रचना किसने की, तो रागमाला की जो रचना है वो पुंडरीक विट्ठल ने की थी, तो ए का हो गया 3। और जो है रस कौमुदी की जो रचना है वह श्री कंठ के द्वारा किया गया था, तो बी का हो गया 4। और राग विबोध की जो रचना है वो सोमनाथ के द्वारा की गई थी, तो सी का हो गया फर्स्ट। और चतुर्दंडी प्रकाशिका की जो रचना है वो वेंकट रमन के द्वारा किया गया था, तो डी का हो गया 2। इस हिसाब से 3, 4, 1, 2 राइट ऑप्शन इसका ए विकल्प जो है सही है। 31 नंबर के बाद में हम लोग देखते हैं, यानी रागमाला की रचना पुंडरीक विट्ठल ने, रस कौमुदी की रचना श्रीकंठ ने, राग विबोध की रचना सोमनाथ ने और चतुर्दंडी प्रकाशिका की रचना जो है वेंकट रमन के द्वारा किया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली का वह जो है सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखा था, तो दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने स्वयं अपना संस्मरण लिखा, और वो सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। यानी राइट ऑप्शन 32 का डी विकल्प सही है, फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा। इस पुस्तक को लिखने में सुल्तान का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह अपने को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना चाहता था। तो दोस्तों इसमें 32 क्वेश्चन थे और इसके साथ फैक्ट्स था। तो हम लोगों ने 32 क्वेश्चन जो PYQ थे वो देखे, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो ये साहित्य, चूंकि दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो साहित्य था उसको देखा गया, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ से, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो दोस्तों अब ये दिल्ली सल्तनत में एक विविध बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग मध्यकालीन में जो और बाकी टॉपिक बचे हैं उसको हम लोग कवर करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। जिन लोगों ने NCERT सार संग्रह नहीं देखा वो प्लेलिस्ट पे जा करके लेक्चर बाय लेक्चर यानी चैप्टर बाय चैप्टर जो है NCERT सार संग्रह प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। धन्यवाद।